हेलो। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? Yes, sir. And how about the screen? Is it visible? Ji, sir. Good, good. Right. We'll wait for a couple of minutes and then we start a new chapter. Depreciation method. This is chapter number 16. So अगर screen share नहीं हो रही तो please open from the book depreciation methods. And technically this is the last chapter जो हमें करना है from the course. There are couple of miscellaneous topics, तो वो हम afterwards कर लेंगे। अच्छा, एक तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नेक्स्ट वीक तुम लोगों की ये जो ट्यूसडे वाली क्लास है ये 2:30 पर नहीं होगी। इंस्टेड आई हैव मूव्ड इट टू 7 o'clock इन द इवनिंग। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में तुम लोग यूनिवर्सिटी में होगे। राइट, तो ये ओवरलैपिंग पीरियड है जिसकी वजह से इस क्लास को मूव करना पड़ रहा है। So it will be held in the evening at 7 o'clock. And of course, there will be an extra class on 30th Friday, 30th of October Friday. तो वो भी सेम 7 o'clock पे ही स्केड्यूल किया मैंने। अगर कोई चेंजेस होंगी तो I'll inform everyone. Okay, so shall we start? Chapter 16, depreciation methods. Just to give you a quick idea what depreciation is. Basically जब भी हम कोई किसी टेंजिबल एसेट की बात करते हैं, टेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो और फिजिकल फॉर्म हो। ठीक, दोज आर क्लास्ड एज टेंजिबल एसेट। तो जब हम उसको बेसिकली फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं, बाय करते हैं, तो उसकी एक इनिशियल कॉस्ट होती है। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक कार की मिसाल लेते हैं। हम एक 0 मीटर कार लेते हैं, लेट्स सपोज कि उसकी वैल्यू जो है वो 25 लाख है या 20 लाख है, व्हाटएवर। तो अब जब हम उस टेंजिबल एसेट
को इस्तेमाल करते हैं तो हर साल उसकी वैल्यू में कुछ कमी वाक़ई होती है, ठीक। एंड इट डिपेंड्स कि वो हम कितने साल तक वो चीज़ हम इस्तेमाल में लाते हैं, 5 साल, 10 साल, या उसकी जो यूजफुल लाइफ है कंप्लीटली दैट। हर मशीनरी की एक यूजफुल लाइफ होती है और इट इज स्पेसिफाइड, और उसकी एंड यूजफुल लाइफ के एंड के ऊपर जो वैल्यू हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू की हम पहले बात कर चुके हैं। सैल्वेज वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर उसकी लास्ट वैल्यू होती है जो कि हमें मिल सकती है, जो प्लस में भी हो सकती है या माइनस में भी हो सकती है। तो अगर हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं या राइट ऑफ करते हैं, तो इनिशियल कॉस्ट से लेके फाइनल स्टेज तक जो उसके अंदर कमी वाक़ई हुई होती है उसकी इनिशियल कॉस्ट में, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ठीक। अच्छा, डेप्रिसिएशन बेसिकली कोई परसेंटेज भी हो सकती है, अबे पिक्चर भी नहीं आ रही ना आवाज आ रही है। राइट। आ रही है भाई? सर आ रही है, पिक्चर भी आ गई सर। कौन सी पिक्चर आ गई भाई? किसकी पिक्चर आ गई? आवाज मुझे तो बेहतर आ रही है तुम लोगों की आवाज। एनीवे, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग एज वेल। सर कट रही है आवाज। तो बात हो रही थी, हाँ, डेप्रिसिएशन वैल्यू। कैसा लग रहा है? जैसे पानी में से आवाज आ रही है। पानी में से आवाज आ रही है, मतलब स्पीकर में से नहीं आ रही है, पानी में से आवाज आ सर रही ये लग रहा है स्विमिंग पूल में। ओके, अच्छा। नहीं नहीं, मैं जब भी वीडियो लिंक डालता हूँ तो पहले मैं उसको थोड़ा सा सुन लेता हूँ शुरू में कि किस तरह की है, और चेक कर लेता हूँ कि ये उसी दिन की है जो मतलब शेयर हो रही है, तो मैं सुनकर ही डालता हूँ, कंप्लीटली नहीं मगर इनिशियली। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन और इनिशियल कॉस्ट। तो अब जो मिसाल मैंने दी थी किसी लेट से हमने कोई गाड़ी ली जो कि ब्रांड न्यू 0 मीटर गाड़ी है और उसकी वैल्यू 20 या 25 लाख से व्हाटएवर। तो अब हर साल उसकी जो इनिशियल कॉस्ट हमने पे की है उसमें एक कमी वाक़ई हो जाएगी। अगर हम बेचने के लिए निकले 1 साल के बाद तो ज़ाहिर है वो 20 लाख की गाड़ी 20 लाख की नहीं बिकेगी, बल्कि शायद 18 लाख की बिक जाए, ठीक है। 2 साल के बाद उसमें जो और कम हो जाएगी, 3 साल तो हर साल वो उसमें जो है जो फैक्टर कम हो रहा है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अच्छा, अगर लेट्स से कि साल में 1 लाख रुपए का फर्क पड़ रहा है, हमें मिसाल के तौर पे कि 20 लाख की गाड़ी अगले साल बेचते हैं तो 19 की हो गई, उसके बाद बेचते हैं तो 18 की हो गई, तो कितना फर्क पड़ रहा है? 1 लाख। तो दैट इज द डेप्रिसिएशन, कि 1 लाख का डेप्रिसिएशन है। अच्छा, और हमारी जो यूजफुल लाइफ है दैट इज जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हम इस्तेमाल करेंगे, अगर हम 10 साल के लिए कोई मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो डेप्रिसिएशन रेट है वो हमारा नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा n, यानी कि 1/10, ठीक। 10 साल अगर यूजफुल लाइफ है तो 1/10, और जो रेट है वो क्या है हमारे पास 0.1, ठीक। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि शुरू में हमें एक जो आइडिया है वो समझ में आ जाए, सेंट्रल आइडिया हाउ डेप्रिसिएशन वर्क्स, ठीक।
और जो वैल्यू कम हो हर साल माइनस होकर मिल रही है हमें, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। मतलब अगर 2 साल के बाद उसी गाड़ी की कीमत 18 लाख हो गई है तो किस तरह से हुई है कि पहले साल 1 लाख रुपए कम हुए, दूसरे साल 1 लाख रुपए कम हुए, ठीक है। तो ये तो 1-1 लाख ये तो है डेप्रिसिएशन। और जो 18 लाख दूसरे साल हमको मिल रही है उस गाड़ी की करंट मार्केट वैल्यू, तो दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेप्रिसिएशन। ये अगर हम उसको कंपेयर करें एक्चुअल मार्केट वैल्यू से तो हो सकता है जब हम बेचने के लिए निकले तो वही मॉडल हमारा 20 लाख में बिक जाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मगर विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन हम उसकी जो वर्थ है अपने पास, उसकी बुक वैल्यू नोट करेंगे 18 लाख अकॉर्डिंग टू द डेप्रिसिएशन, ठीक है। रिगार्डलेस करंट मार्केट वैल्यू क्या उस मार्केट में चलिए, बाद में कम हो जाती है, बाद में ज्यादा हो जाती है। अच्छा, जनरली ये तो गाड़ी के तो एक डिफरेंट मिसाल है, मगर नॉर्मली मशीनरीज की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे यूजफुल लाइफ उसकी एंड होती है, उसकी जो बुक वैल्यू है वो कम होती चली जाती है, यहाँ तक के 0 हो जाती है, या जो सैल्वेज वैल्यू है मिनिमम उसको अप्रोच कर जाती है, ठीक। अब हम इसमें आगे चलते हैं। इनिशियल आइडिया तो सबकी समझ में आ गया। टॉपिक्स क्या है, टर्मिनोलॉजी। 2 मेथड्स हैं हमारे पास इसमें, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक डिक्लाइनिंग बैलेंस है, और एक ये MACRS मेथड है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ ये 2 मेथड देखेंगे, स्ट्रेट लाइन और डिक्लाइनिंग बैलेंस, ठीक है। देन वी हैव डिप्लीशन मेथड, ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। Capital investment, let me tell you the page number. This is 415, ठीक है। यहाँ से चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन इन टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में एक्सप्लेन कर दिया है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी फिजिकल फॉर्म हो और मॉनेटरी वैल्यू हो। क्या एग्जांपल है, इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, buildings and machinery are commonly recovered on the books of the corporation through depreciation. Although the depreciation amount is not an actual cash flow, ठीक है। depreciation amount जो है वो कोई हकीकी cash flow नहीं होता। The process of depreciating an asset on the books of the corporation accounts for the decrease in an asset value because of age, wear and obsolescence. Even though an asset may be in excellent working condition, the fact that it is worthless through time is taken into account in after-tax economic evaluation studies. And introduction to the depreciation types, terminology and classical method is followed by a discussion of the modified accelerated cost recovery system. ये क्या है, मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट सिस्टम है। बाज़ ममालिक में स्पेशली यूएस में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारी जो टैक्स कैलकुलेशन है वो इसमें व्हिच इज द स्टैंडर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर टैक्स पर्पसेस। अदर कंट्रीज कॉमनली यूज द क्लासिकल 415 बेटा बताया मैंने, यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है। Other countries commonly use the classical methods for tax computations. Basically जो classical method है उसमें एक straight line है और एक declining balance है, ठीक है, जो हम आज तक में जाना। Why is depreciation important to engineering economics? Depreciation is a tax allowed deduction included in tax calculation. जैसे जैसे depreciation की वजह से इनिशियल कॉस्ट या उसकी जो आपका एसेट है उसकी वैल्यू कम होगी तो टैक्स भी उसका कम होता चला जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल वही टैक्स है। जो लोग जमा कराते हैं उन्हें पता होगा कि आफ्टर 10 इयर्स टैक्स जो है गाड़ी का बहुत कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन, एम आई राइट? ऐसे पहले फर्स्ट 5 इयर्स टैक्स ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, 5 इयर्स तक ज्यादा रहता है और उसके बाद फिर वो कम होना शुरू होता है, यहाँ तक कि 10 साल के बाद उसकी वैल्यू खासी कम हो जाती है, ठीक।
तो जो लोग जमा कराते हैं एवरी ईयर दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. In tax calculation in virtually all industrialized countries, depreciation lowers income taxes via the general relation. Depreciation से income tax कम होता है किस तरह से? Taxes is equal to income minus deduction into tax. ठीक, जो भी income है उसमें से deduction minus कर लें तो जो net amount आएगी उसको tax rate से multiply करके हमारे taxes calculate होते हैं. ठीक, तो ये एक basic taxes का formula clear हो गया. 16.1 depreciation terminology. यहाँ पे हमारे पास different terminology है. The concept and types of depreciation are defined here. Most depreciations are applicable to corporations as well as individuals who own depreciable assets. ठीक है? Depreciable assets में real estate property, especially land नहीं शामिल होती. ठीक है? अगर आपका plot है तो it is not considered as depreciable assets. Depreciation is a book method, non-cash, to represent the reduction in value of a tangible asset. Book method का मतलब है कि non-cash है और ये represent करता है एक reduction in value का amount of tangible asset. The method used to depreciate an asset is a way to account for the decreasing value of the asset to the owner and to represent the diminishing value amount of the capital fund invested in it. The annual depreciation amount is not an actual cash flow, or does it necessarily reflect the actual usage pattern of the asset during ownership? ये जो last point line है, this is kind of very important. ठीक, ये जो depreciation amount है ये कोई actual cash flow नहीं है. ठीक है, और ना ये कोई एक्चुअल यूजेज पैटर्न है उस एसेट का जो कि यूजफुल लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है. इट्स ओनली अ नॉन कैश बुक वैल्यू जो लिखी जाती है. अगर हमारे एसेट की वैल्यू 10% कम हो गई तो ये कोई कैश वैल्यू कहीं कोई कैश ट्रांजैक्शन इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है. अगर 10 लाख की चीज है और वो 10% उसमें डेप्रिसिएशन है तो वो जो 1 लाख रुपए हम लॉस शो कर रहे हैं या उसकी कीमत में कमी शो कर रहे हैं तो वो जान ही रहे हैं फिजिकली. ठीक है, हाँ, आप पूछोगे क्या सवाल था? पुरानी डेप्रिसिएशन टर्मिनोलॉजी नहीं शेयर हो रही. ओके, राइट, I'll do it again. How about now? Any better? मसला होता है तो इसका कुछ कर नहीं सकते हैं. अच्छा, ओके. अच्छा, ऐसा भी होता है, मुझे नहीं पता. स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे तो आवाज बेहतर हो जाएगी. चलो देख लेते हैं. अगर maybe it works. I don't know. I have absolutely no idea कि it can work this way. Right. Okay. ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन की हमारी डेफिनेशन हो गई इनिशियल. So the term amortization is sometimes used interchangeably with the term depreciation. They are different. Depreciation is applied to tangible assets. Tangible assets we already defined. ठीक है, while amortization is used to reflect the decreasing value of intangible assets. अच्छा, intangible assets वो होते हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती या तो, और या फिर कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती. ठीक, सच एज लोन, mortgages, patents, trademarks and goodwill. अब ये सब जो हैं ये
इनमें से कुछ की मॉनेटरी वैल्यू तो बेशक है, जैसे कि लोन्स या मोर्गेज, बट कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है इनकी. In addition, the term capital recovery is sometimes used to identify depreciation. This is clearly a different use of the term than what we learned in chapter 5. Okay. The term depreciation is used throughout this book. There are two different purposes for using the depreciation method we will cover in this chapter. क्या है ये दो methods, दो purposes? एक book depreciation है और एक tax depreciation है. Number one, book depreciation used by corporation or businesses for internal financial accounting to track the value of an asset or property over its life. ठीक है, बुक डेप्रिसिएशन किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? कोई भी कॉर्पोरेशन या बिजनेस के इंटरनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, टू ट्रैक द वैल्यू ऑफ एन एसेट और प्रॉपर्टी ओवर इट्स लाइफ, ताकि उसके किसी भी एसेट की वैल्यू को ट्रैक किया जा सके. Tax depreciation used by corporation or business to determine taxes due based on current tax laws of the government entity. Tax depreciation भी किसी corporation या business के लिए इस्तेमाल होता है, मगर सिर्फ tax determination के लिए, जो कि उन्हें अदा करना है गवर्नमेंट को, based on current tax laws of the government entity, country, state, province, etc. Even though depreciation is not a cash flow, it can result in actual cash flow changes because the amount of tax depreciation is deductible items. ठीक है, depreciation खुद कोई cash flow नहीं है, मगर उसकी बुनियाद पे जो tax calculation होगी, that will result in cash flow when calculating annual income taxes for the corporation or business. ठीक है, tax calculation जो होगी वो tax depreciation के हिसाब से होगी. ठीक, अब जैसे मैंने गाड़ी की मिसाल दी कार की, कि 10 साल के बाद ऑटोमेटिकली उसका टैक्स कम हो जाता है. ठीक है, ये तो एक यूनिवर्सल लॉ है, गवर्नमेंट के पास डाटा है कि भाई आपने गाड़ी 10 साल पहले ली थी, 2010 में ली, अब 2020 आया, तो ऑब्वियसली दे नो कि आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी हो गई. बट हाउ अबाउट कि आप कोई मशीनरी लेते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए, कोई जनरेटर लेते हैं, कोई और मशीन है, व्हाटएवर. ठीक, तो अब उसके जो डेप्रिसिएशन है दैट नीड्स टू बी कैलकुलेटेड. उसके लिए जाहिर है कोई गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें डाटा मेंटेन किया जाएगा गाड़ियों की तरह, व्हीकल डिपार्टमेंट तो नहीं है. तो ऑब्वियसली उस टैक्स आपने, उसकी टैक्स कैलकुलेशन आपने खुद शो करनी है अकॉर्डिंग टू द डेप्रिसिएशन. ऑफ कोर्स इट विल बी क्रॉस चेक बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बट जो डेप्रिसिएशन है वो you need to calculate. ठीक है, ताकि, और जाहिर है आप कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन शो करेंगे ताकि कम से कम टैक्स देना पड़े. बट ऑब्वियसली देयर इज अ optimum way of doing so. The methods applied for these two purposes may or may not utilize the same formula. Book depreciation indicates the reduced investment in an asset based upon the usage pattern and expected useful life of the asset. There are classical internationally accepted depreciation method used to determine book depreciation. ठीक है, वो क्या है book depreciation के लिए classical internationally accepted methods? एक straight line methods है और एक declining balance है. Declining balance को DB कहते हैं, straight line को SL कहते हैं. And the historical sum of year digits method. ठीक है, sum of year digits method हम ये नहीं देखेंगे. अगर किसी को देखना है तो it is given in the appendix of this chapter. ठीक है, it is there. The amount of tax depreciation is important in an after tax economic study and will vary among nations. In most industrialized countries, the annual tax depreciation is tax deductible. That is, it is subtracted from income when calculating the amount of taxes due each year. However, the tax depreciation amount must be calculated using a government approved method. ठीक है, हर जगह गवर्नमेंट टैक्स के लिए एक अप्रूव मेथड असाइन की है जिसपे हमारी टैक्स कैलकुलेशन होंगी. हर मुल्क के लिए देयर इज ए पेटेंट फार्मूला फिक्स्ड व्हिच इज फिक्स्ड. फॉर यूएस they do it on
by using Macros method, MACRS Macros method. Common terms used in depreciation are explained here. ठीक है, ये common terms है हमारी. क्या क्या है? फर्स्ट कॉस्ट, जो हम इनिशियल कॉस्ट भी कह सकते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं इसको, फर्स्ट कॉस्ट और अनजस्टेड बेसिस बी. ठीक है, इट कैन बी डिनोटेड बाय पी और बी. ज्यादातर यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट है. अब तक जो हम और बाकी फार्मूला कर रहे हैं उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो पी से रिप्रेजेंट होती है. तो P इज इक्वल टू बी जनरली. ठीक, B it is the delivered and installed cost of the asset including purchase price, delivery and installation fees. इसमें सब चीजें शामिल हैं. And other depreciable direct costs incurred to prepare the asset for use. The term unadjusted basis or simply basis is used when the asset is new with the term adjusted basis used after some depreciation has been charged. ठीक है, ये बात थोड़ी सी समझने की है. अगर तो हमारा एसेट बिल्कुल नया है, 0 मीटर ब्रांड न्यू, तो दैट इज कॉल्ड अनएडजस्टेड बेसिस. ठीक है, उसमें कोई डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, 0. और अगर हमारा एसेट यूज्ड है, ठीक है, या हमें इस्तेमाल करते हुए उसे कुछ अरसा हो गया है, 2 साल 5 साल हो गए हैं, जैसे कि यूज्ड कार होती है, तो ऑब्वियसली उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे एडजस्टेड बेसिस. क्यों? क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन फैक्टर इंक्लूडेड है फॉर सम इनिशियल टाइम, 2 years 5 years whatever. When the first cost has no added depreciable cost, the basic is the first cost, that is P is equal to B. अगर कोई डेप्रिसिएशन कॉस्ट शामिल नहीं है तो वो P जो है वो B के बराबर हो जाएगा. बुक वैल्यू BV, ये V के साथ एक स्मॉल सबस्क्रिप्ट है T. ठीक है, ये T रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस साल की बात कर रहे हैं. T is equal to 1 2 3 whatever. Represents the book value represents the remaining undepreciated capital investment on the books after the total amount of depreciation charges to dates has been subtracted from the basis. ठीक है, अगर B में से हम डेप्रिसिएशन चार्जेस को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें उस साल तक जिसके लिए हम बुक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो अमाउंट हमारे पास आएगी वो BVT या बुक वैल्यू कहलाएगी. The book value is determined at the end of each year. T is equal to 1 2 up to n, which is consistent with the end of year convention. Recovery period N is the depreciable life of the asset in years. Recovery period N is the depreciable life of the assets in years. ठीक है, ये total life की बात कर रहे हैं हम. Often there are different N values for book and tax depreciation. Both these values may be different from the asset's estimated productive life. Then we have market value, a term also used in replacement analysis. The estimated amount realizable if the asset were sold on the open market. अगर हम asset को open market में sell out करें तो जो चीज हमें मिलेगी that is called market value MV. ठीक है, जो मार्केट वैल्यू होगी इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द बुक वैल्यू. सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है. बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डेप्रिसिएशन लॉज, द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू मे बी सब्सटेंशियली डिफरेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ कमर्शियल बिल्डिंग टेंड्स टू इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू बट द बुक वैल्यू विल डिक्रीज द डेप्रिसिएशन चार्जेस आर टेकन. ठीक है, बुक वैल्यू में डेप्रिसिएशन चार्जेस शामिल होने की वजह से डिक्रीज होती है और मार्केट वैल्यू जो है वो इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट कांस्टेंट्स और वो बढ़ भी सकती है.
However, a computer workstation may have a market value much lower than its book value due to the rapidly changing technology. Same case is true for the mobile phones. ठीक है, अगर कोई कंप्यूटर या मोबाइल फोन आपने 1 लाख का लिया है तो जरूरी नहीं कि वो 6 महीने के बाद वो 1 लाख का बिक सके, जबकि अगर हम बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और डेप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन तो वो उसके हिसाब से वो 70-80,000 का बिक जाना चाहिए। बट जब मार्केट में आप लेके निकलेंगे उसको बेचने के लिए तो क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है तो वो आपको आधी कीमत का भी बेचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू and the book value. Salvage value S is the estimated trade-in or market value at the end of the asset's useful life. अगर किसी चीज की यूजफुल लाइफ कंप्लीटली हमने उसको इस्तेमाल कर लिया है और यूजफुल लाइफ उसकी खत्म हो गई है तो उस पे जो हमें वैल्यू हासिल होगी ओपन मार्केट में तो उसको हम सैल्वेज वैल्यू कहेंगे। The salvage value expressed as an estimated dollar amount or as a percentage of the first cost may be positive, zero or negative due to dismantling and carry away cost. वो negative भी हो सकती है, zero भी हो सकती है और positive भी हो सकती है। Then we have depreciation rate or recovery rate DT. ठीक है, सारा जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी it depends on the depreciation rate. इसको हम let's fix it to the depreciation rate. इसको recovery rate भी कहते हैं। अब ठीक है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट कॉस्ट रिमूव्ड बाय डेप्रिसिएशन ईच ईयर टी। ये फर्स्ट कॉस्ट का फ्रैक्शन हो सकता है जो कि हर साल उसमें से हम रिमूव करते हैं। दिस रेट मे बी द सेम ईच ईयर विच इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन रेट डी। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये रेट फिक्स होता है क्योंकि हर साल अप्लाई होता है और डिफरेंट फॉर ईच ईयर ऑफ द रिकवरी पीरियड, और ये डिफरेंट भी हो सकता है। पर्सनल प्रॉपर्टी, वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी फॉर विच डेप्रिसिएशन इज अलाउड इज द इनकम प्रोड्यूसिंग टेंजिबल पोजेशन ऑफ ए कॉर्पोरेशन यूज्ड टू कंडक्ट बिजनेसेस। Included is most manufacturing and service industry property, vehicles, manufacturing equipment, materials, handling devices, computers, and networking equipment, communications equipment, office furniture, refining process equipment, construction assets, and much more. Okay, we all know what personal property means. Real property, real property से मुराद real estate property है, includes all real estate and all improvements, office buildings, manufacturing structures, test facilities, warehouses, apartments, and other structures. Land itself is considered real property, but it is not depreciable. ठीक है, always remember this. Land is a real estate property, but it's not considered as depreciable. ठीक है, डेप्रिसिएशन मेथड लैंड के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। हाफ ईयर कन्वेंशन, ये क्या चीज है? assume it assumes that assets are placed in service or disposed of in mid year regardless of when these events actually occur during the year. This convention is utilized in this tax and in most US approved tax depreciation. ठीक है, अगर कोई चीज आधे साल में प्लेस्ड हो सर्विस में या डिस्पोज ऑफ हो मिड ईयर तो उसको हम कहते हैं हाफ ईयर कन्वेंशन। There are also mid quarter and mid month conventions. ठीक है, मगर इनसे हमारा वास्ता नहीं पड़ेगा। अब ये एक जनरल फिगर है, फिगर 16.1, जनरल शेप ऑफ बुक वैल्यू कर्व्स फॉर डिफरेंट डेप्रिसिएशन मेथड। अब बुक वैल्यू वर्सेस टाइम, स्ट्रेट लाइन मेथड इज द फर्स्ट वन। अगर हम बुक वैल्यू को टॉप पे देखें तो ये इसकी वैल्यू होगी जो कि इनिशियल कॉस्ट होगी, और इनिशियल कॉस्ट से लेके सबसे नीचे ये आएगी जहां पे एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू होगी। इट कैन गो टू जीरो एज वेल। ठीक है, अगर ये एक्सेस को टच कर लेगी तो जीरो भी हो सकती है, मगर जनरली ये जीरो नहीं होती है।
सैल्वेज वैल्यू। आमतौर पे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, बट इट कैन बी 0 और इवन इट कैन गो इनटू नेगेटिव। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। दूसरा मेथड है डिक्लाइनिंग बैलेंस। डिक्लाइनिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन रेट बहुत ज्यादा होता है, तेजी से होता है, और इन दोनों के बीच में जो मेथड एग्जिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड मैक्रस। There are several models for depreciating assets. The straight line method is used historically and internationally. Accelerated models such as the declining balance method decrease the book value to 0 or to salvage value more rapidly than the straight line method. ठीक है, तो जो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है वो बहुत तेजी से एसेट की वैल्यू जो है वो सैल्वेज वैल्यू की तरफ ले जाता है या जीरो कर देता है एज कंपेयर टू द स्ट्रेट लाइन मेथड। नाउ वी मूव ऑन टू द स्ट्रेट लाइन। अभी तक कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? ठीक है, तमाम हमने हमने वी हैव डन द बैकग्राउंड स्टडीज। नाउ वी मूव ऑन टू द नहीं नहीं, बुक वैल्यू वो वैल्यू है जो डेप्रिसिएशन चार्जेस माइनस करने के बाद हर साल के एंड पे हमें मिलती है। ठीक है, लाइक आई सेड कि अगर एक एसेट है हमारे पास 1 मिलियन का यानी कि 10 लाख का, ठीक, और जो डेप्रिसिएशन रेट है ये 10% हम एज्यूम करते हैं। 10% के हिसाब से हर साल उसमें कितनी कमी वाक़ई होगी एक साल में? क्या 10% से अमाउंट क्या आएगी? 1 मिलियन 10 लाख, 10 लाख 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है बेटा। अगर 1 लाख होता तो 10,000 होती, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 10 लाख है, 100,000 यानी कि 1 लाख। ठीक है, तो अब 10% जिसकी बात की थी ये डेप्रिसिएशन रेट है, और जो 1 लाख हमारे बन रहे हैं अगर हम 10% से मल्टीप्लाई करें ये डेप्रिसिएशन चार्ज है या डेप्रिसिएशन वैल्यू है। ठीक, अब मेरे साथ रहना है इस पे ना। तो 1 साल गुजरेगा तो उसकी वैल्यू में 1 लाख की कमी वाक़ई हो जाएगी। तो अगर 1 साल पहले हमारी कोई चीज 10 लाख रुपए की थी तो अब वो कितने की रह गई? 9 लाख रुपए की। ठीक, तो अब ये जो 9 लाख रुपए है ये उसकी बुक वैल्यू है। ये 9 लाख रुपए ये हम अपने पास नोट डाउन करते जाएंगे। मतलब जब हम डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन करने बैठेंगे या टैक्स की कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो ये हमारे पास लॉग बुक में ये सब चीजें होंगी कि हर साल हमारा एसेट जो है वो 1 लाख रुपए कम होता चला गया, और अकॉर्डिंगली अब जब हम टैक्स अगले साल का देंगे तो हम 9 लाख के हिसाब से लेंगे, इनिशियली 10 लाख के हिसाब से नहीं देंगे। ठीक है, तो अब ये जो 9 लाख है ये उसकी बुक वैल्यू है। अब मजीद 1 साल गुजरेगा तो फिर 1 लाख रुपए इसमें से कम कर देंगे। अब हमारी बुक वैल्यू क्या हो गई? 8 लाख। डेप्रिसिएशन रेट सेम रहा, डेप्रिसिएशन चार्जेस सेम रहे, मगर बुक वैल्यू हमारी चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, यहां तक कि जब पूरे 10 साल गुजर जाएंगे तो अब हमारी बुक वैल्यू जो है 0 हो गई, जो हमारी सैल्वेज वैल्यू है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर सैल्वेज वैल्यू 0 है तो अच्छा, अब हम ये कैलकुलेट करने के लिए आते हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, सबसे आसान ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन derives its name from the fact that the book value decreases linearly with time। ठीक है, बुक वैल्यू जो है वो हमारी वक्त के साथ, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी, वो कम होती चली जाएगी with respect to time। The depreciation rate is the same 1/n each year of the recovery period n। अगर हमारा रिकवरी पीरियड जो है n ईयर्स का है तो हमारा 1/n, जैसे कि हमारी एग्जांपल में डेप्रिसिएशन पीरियड कितना था? 10 ईयर्स,
तो हमारा रेट कितना हो गया 1/10, 0.1। ठीक है, और 0.1 का मतलब होता है 10%। राइट, या ये बात समझ में आ गई सबके? ओके, straight line depreciation is considered the standard against which any depreciation model is compared. Against which any depreciation model is compared. For book depreciation purpose, it offers an excellent representation of book value for any asset that is used regularly over an estimated number of years. For tax depreciation, as mentioned earlier, it is not used directly in the United States. ठीक है, United States में straight line method use नहीं होता for tax depreciation, but it is commonly used in most countries for tax purposes. अब अगर चाहो तो ये चीज फॉर योर नॉलेज मालूम कर लो कि पाकिस्तान में कौन सा मेथड यूज होता है, स्ट्रेट लाइन, डिक्लाइनिंग बैलेंस या मैक्रस। ठीक, ये ऑब्वियसली किसी ऐसे बंदे से पता चल सकता है जो कि टैक्स कैलकुलेशन करता रहा हो या कर रहा हो इकोनॉमिक्स के हवाले से, वो बता सकता है पाकिस्तान में हाउ व्हाट इज द जनरल प्रोसीजर फॉर टैक्स कैलकुलेशन। However, the US macros method includes a version of straight line depreciation with a larger n value than that prescribed by regular macros. ठीक है, जब हम macros पे आएंगे तो ये चीज हम देख लेंगे कि how it works। जब भी पाकिस्तान में थोड़ा टैक्स कम है और यूके, यूएस, कनाडा में टैक्स रेट थोड़ा हाई है, तो देयर मस्ट बी अ डिफरेंस। द एनुअल straight line depreciation is determined by multiplying the first cost minus the salvage value by dt. Annual straight line depreciation किस तरह से मालूम हो सकता है? अगर हम फर्स्ट कॉस्ट को माइनस कर दें सैल्वेज वैल्यू से, और फिर जो आंसर आएगा उसको हम डेप्रिसिएशन रेट से, dt यानी कि डेप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई कर दें। dt इज इक्वल टू 1/n, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी b माइनस एस ओवर n। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज विद स्मॉल एंड कैपिटल। ठीक है, अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन चार्जेस है, एनुअल डी, और स्मॉल डी की बात करेंगे तो डेप्रिसिएशन रेट है 1/n। ठीक है, ये टर्म्स एक दफा जरा अच्छे से देख लो नीचे जो लिखी हुई है इस फॉर्मूले के, तो ताकि ये याद हो जाए। टी की वैल्यू जो होती है वो नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, 1 2 3 अप टू n नंबर ऑफ ईयर्स, जो भी उसकी यूजफुल लाइफ है। कैपिटल डी एनुअल डेप्रिसिएशन चार्जेस, बी फर्स्ट कॉस्ट या अनएडजस्टेड बेसिस, ये गिवन होती है। एस एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू, ये भी गिवन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। एन हमारे रिकवरी पीरियड है। ठीक, एंड रिकवरी पीरियड इज द यूजफुल लाइफ। dt स्मॉल d जो है ये डेप्रिसिएशन रेट है, ये 1/n के बराबर है। Since the asset is depreciated by the same amount each year, book value after t years of service, denoted by BVT, will be equal to the first cost B minus the annual depreciation times T। ठीक है, बुक वैल्यू मालूम करने के लिए अब जो ऊपर वाला फार्मूला है उससे तो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज आ गया है कि हर साल कितना माइनस करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के केस में था कि 1 मिलियन के एसेट में से हम 1 लाख हर साल माइनस कर दें, तो ये जो 1 लाख जो हम कैलकुलेट बता रहे थे ये क्या था? एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज था। अब किसी भी साल का अगर निकालना ही हो बुक वैल्यू, तो उसके लिए क्या करेंगे? इनिशियल कॉस्ट बी माइनस टी, जिस साल की हमें कॉस्ट निकालनी है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, और dt। लेट्स से अगर हम अपनी एग्जांपल की बात करें तो हम चौथे साल की बुक वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं? इनिशियल कॉस्ट कितनी है इसकी? 1 मिलियन, और चौथे साल टी की जगह आप 4 रख देंगे और डी की जगह, dt की जगह क्या रखेंगे? 1 लाख। तो 10 लाख में से 4 लाख माइनस कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 लाख। राइट, एम आई राइट?
ठीक है, क्योंकि हम सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं ताकि सबकी समझ में आ सके। अगर 10 लाख की कोई चीज है तो 4 साल में कितने, 1-1 लाख के हिसाब से कितना फर्क पड़ा, डायरेक्ट 4 लाख का पड़ा। तो वो चीज कैसे रिप्रेजेंट होगी, BVT इज इक्वल टू B माइनस TDT। तो चौथे साल पे उसकी बुक वैल्यू जो है वो आ जाएगी 6 लाख। स्ट्रेट लाइन में मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन रेट है वो सेम रहता है, जो कि 1/n के बराबर है, और वो हर साल अप्लाई होगा। अब ये एग्जांपल 16.1 है, दैट इज वेरी इजी। और इजी होने के साथ ये जो है ये डेप्रिसिएशन की, जाहिर है हम स्ट्रेट लाइन की एक एग्जांपल करेंगे और डिक्लाइनिंग बैलेंस की एक एग्जांपल करेंगे, तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर डेप्रिसिएशन में से सवाल आता है तो ऑब्वियसली ये 2-3 एग्जांपल जो करेंगे इन्हीं में से एक होगा। ये देख लो सवाल, ये इट्स काइंड ऑफ इजी। ऐसे किसी क्वेश्चन में one of the parameters can be your roll number और addition of your roll number। ठीक है, जैसे कि पिछले मिड टर्म में था, इसमें फॉर एग्जांपल कोई भी पैरामीटर हो सकता है, n हो सकता है, ठीक, सैल्वेज वैल्यू हो सकती है, like that, and obviously you can solve it। If an asset has a first cost of 50,000 with a 10,000 estimated salvage value, ठीक है, दोनों चीजें दी हुई हैं, B दिया हुआ है और S दिया हुआ है। After 5 years ये N दिया हुआ है। Calculate the annual depreciation, calculate and plot the book value of the asset after each year using straight line depreciation। The depreciation each year for 5 years can be found। ठीक है, अब हमें टोटल डेप्रिसिएशन निकालेंगे किस तरह से, B माइनस S इनिशियल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय N। अच्छा, अब अगर इस फॉर्मूले को हम फोकस करें तो अब क्या कर रहे हैं कि कोई चीज है जो 50,000 की है और वो 5 साल में 50,000 से 10,000 की रह जाती है, तो ये जो लॉस है, लॉस कितना आ रहा है इसमें, 40,000 का आ रहा है। ठीक, ये 40,000 का लॉस कितने अरसे में आ रहा है, नंबर ऑफ इयर्स 5 साल। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पर ईयर। अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो इस ये जो डिक्रीज है 40,000 का, ये पर ईयर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई हर साल कितना फर्क पड़ रहा है या एक साल में कितना लॉस हो रहा है। ठीक, तो 50 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 8,000। ठीक है, ऑब्वियसली वी आर नॉट कंसर्न विद द स्प्रेडशीट, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ईयर्स जो है 0 से लेके 5 तक हैं। ठीक है, 5 के ऊपर जो वैल्यू है वो सैल्वेज वैल्यू एग्जिस्ट करती है 10,000, और इनिशियली जो है वो 50,000 वैल्यू है। अब हर साल जो है वो 8,000 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज है 8,000। ठीक, तो ये ग्रेजुअली स्ट्रेट लाइन इसकी ये डिक्रीज होते हुए सैल्वेज वैल्यू पे आ रही है। ठीक है, तो दिस कैन बी ड्रॉन, ये ड्रॉ की जा सकती है। The book value for each year T is computed using equation 16.2। अच्छा,
बुक वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे? जो अब ऊपर इक्वेशन दी हुई है BV1 BVT की, ठीक, तो उसके लिए इनिशियल कॉस्ट B माइनस T इंटू DT। तो 8000 तो हम निकाल चुके हैं DT। BV1 में हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और BV5 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8000 को, तो वी गेट रिस्पेक्टिव वैल्यू। फॉर द 5th ईयर जो बुक वैल्यू है दैट इज द सैल्वेज, दैट इज कॉल्ड द सैल्वेज वैल्यू। ठीक, तो ये एक नई चीज, नया पॉइंट हमारे पास आया कि जो लास्ट ईयर की बुक वैल्यू होगी दैट इज ऑल्सो द सैल्वेज वैल्यू। बुक वैल्यू फॉर द लास्ट ईयर इज द सैल्वेज वैल्यू, और ये कैलकुलेट होके भी वही आ रही है 10,000। एनी क्वेश्चन? समझ में आ गया ये? दिस इज काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल है, मगर ये कि ये it clarifies the concept of depreciation। बेटा सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने मिड के बाद अगर हम देखें तो हर टॉपिक के दो दो न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं हम, ठीक है, किसी का एक, किसी के दो, किसी के तीन टॉपिक्स जितने भी हैं। और ऑब्वियसली वी वोंट बी डूइंग एनी असाइनमेंट फ्रॉम दीज। ठीक, तो ये जितने भी हैं दे आर इम्पोर्टेंट। Okay, now we move on to the declining balance method। ठीक, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। The declining balance method is commonly applied as the book depreciation method। ठीक है, अगेन ये भी book depreciation method है, like the straight line। Like the straight line method, declining balance is embedded in the Macros method, but the DB method itself cannot be used to determine the annual tax deductible depreciation in the United States। This method is used routinely in most other countries for tax and book depreciation purposes। ठीक है, यूएस में हम स्ट्रेट लाइन और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड सेपरेटली यूज नहीं करते टैक्स कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है, मगर बाकी मुल्कों में हो सकता है। आई डोंट नो, मे बी पाकिस्तान में भी हो रहा हो, वी नीड टू फाइंड इट आउट। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द फिक्स परसेंटेज और यूनिफॉर्म परसेंटेज मेथड। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? फिक्स परसेंटेज या यूनिफॉर्म परसेंटेज मेथड भी कहते हैं। Declining balance depreciation accelerates the write-off of asset value because the annual depreciation is determined by multiplying the book value at the beginning of a year by a fixed uniform percentage D, expressed in decimal form। ठीक है, एक फिक्स्ड यूनिफॉर्म परसेंटेज D होती है जो कि डेसिमल फॉर्म में होती है, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं बुक वैल्यू को एट द बिगिनिंग ऑफ ए ईयर, ताकि हम कैलकुलेट करते हैं। इफ D इज इक्वल टू 0.1 देन 10% ऑफ द बुक वैल्यू इज रिमूव्ड ईच ईयर। अगर D जो है वो 0.1 होगा तो 10% बुक वैल्यू रिमूव हो जाएगी हर साल। जैसे कि हमारी जो एग्जांपल थी 1 मिलियन वाली, उसमें भी D 0.1 था। Therefore the depreciation amount decreases each year। तो अब हम देखते हैं कि इसमें और उसमें फर्क क्या है। द मैक्सिमम एनुअल डेप्रिसिएशन रेट फॉर द डीबी मेथड इज ट्वाइस द स्ट्रेट लाइन रेट। अगर मैक्सिमम एनुअल डेप्रिसिएशन रेट की बात करें तो ये जो है वो स्ट्रेट लाइन रेट का डबल हो सकता है। स्ट्रेट लाइन रेट क्या था, याद है किसी को, जो अभी हमने पढ़ा था? स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट, व्हाट वाज दैट? सर 1/n। 1/n।
अगर हम 1/n को डबल करना चाहें तो क्या करेंगे? टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1/n को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/n हो जाएगा। अब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होगा वो कहलाएगा डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। उसका रेट हो जाएगा 2/n। क्लियर? स्ट्रेट लाइन रेट से उसका मेथड, उसका जो रेट है स्ट्रेट लाइन मेथड से उसका रेट डबल हो गया है। ये मैक्सिमम वैल्यू है किसी भी डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड की, मतलब डबल से ज्यादा नहीं हो सकती। In this case, the method is called double declining balance. If n is equal to 10 years, the double declining rate is 2/10 is equal to 0.2. So 20% of the book value is removed annually. ठीक है, अगर डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड हम यूज कर रहे हैं तो, और n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 इयर्स है, तो क्या हो जाएगा 2/10। ठीक है, ऊपर वाले उसमें क्या था 0.1 था, तो ये 1/10 था। अब जो है ये 2/10 हो गया। 2/10 जो है वो 0.2 के बराबर होता है, यानी कि अगर पहले 10% उसकी वैल्यू कम हो रही थी तो अब 20% कम हो जाएगी। 20% कम होने का मतलब ये है कि हर साल अगर हमारा जो एसेट है वो 1 मिलियन का है तो 20% उसमें से रिमूव कर दें तो कितना बनता है, ये 2 लाख, 2 lakhs पर ईयर, राइट। तो ये कहलाएगा डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस। Another commonly used percentage for the declining balance method is 150% of the straight line rate। ठीक, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस में कितना परसेंटेज क्या थी? 200%। डबल कर दिया था ना हमने, डबल करने का मतलब यह था कि 200%। दूसरा है जो मेथड, जो परसेंटेज हम यूज कर सकते हैं वो 150% ऑफ द स्ट्रेट लाइन रेट। अच्छा, ये 150%, इसको थोड़ा सा इवन आई गॉट कंफ्यूज्ड इनिशियली जब मैंने पढ़ा इसको। तो 150% ऑफ द स्ट्रेट लाइन रेट है, ठीक है। और डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस क्या है? डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस में 200% ऑफ द स्ट्रेट लाइन रेट है। इसका ये जो यहाँ पे 10% और 20% बुक वैल्यू का जिक्र है वो अलग चीज है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज टू, वेयर डी। अब अगर हम 150% ऑफ द स्ट्रेट लाइन रेट निकालें, स्ट्रेट लाइन रेट कितना था हमारा? 1/n, ठीक। तो इसका 150% कितना हो जाएगा? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1/n, ठीक। तो ये 1.5/n हो जाएगा। ये यहां तक ये देख लो। एंड एवरीवन, अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही तो मैं इसको रिपीट कर सकता हूं। सर रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस समझ में आ गया। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस क्या है कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन रेट है उसको हम डबल कर रहे हैं। डबल करने का मतलब ये है कि 200%, ओके, 200% ऑफ द स्ट्रेट लाइन रेट इज द डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस। तो रेट क्या बनेगा उसका? 2/n। दूसरा मेथड जो हम यूज कर सकते हैं, कॉमनली यूज इस्तेमाल होता है, वो क्या है? 150% ऑफ द स्ट्रेट लाइन रेट। 150% स्ट्रेट लाइन रेट का मतलब क्या हुआ कि अगर स्ट्रेट लाइन रेट 1/n है तो हम उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा 1.5/n, ठीक। ये तो हो गई एक बात। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ इयर्स जो हैं, n जो है वो 10 इयर्स होते हैं। तो डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस क्या होगा? 2/10, 0.2। और 150% ऑफ स्ट्रेट लाइन रेट क्या होगा उस केस के लिए? 1.5/10, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 15%।
तो हर साल जो हमारी इनिशियल अमाउंट है उसमें से 20% कम हो जाएगी या 15% कम हो जाएगी। ठीक, तो ये थोड़ा सा परसेंटेज का हिसाब जो है ये इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग। The depreciation for year T is the fixed rate D times the book value at the end of the previous year. Depreciation, annual depreciation charge क्या हो जाएगा? DT is equal to D, जो कि depreciation rate है BVT minus 1. The actual depreciation rate for each year T relative to the basis B is dt is equal to d1 minus dt minus 1. ये सब इसके फार्मूले हैं जो एज इट इज याद करने पड़ेंगे। dt is equal to db 1 minus dt minus 1. अगर dt इससे भी निकाल सकते हैं, अगर bbt minus 1 पहले से मालूम नहीं है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। बुक वैल्यू इन ईयर टी इज डिटरमाइंड इन वन ऑफ टू वेज। बुक वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? BVT is equal to B1 minus D whole raised to the power T। ठीक है, 16.9 and 16.10 ये दोनों अलग अलग फार्मूले हैं बट दे विल गिव यू द सेम आंसर। अच्छा, one last thing, it is important to understand that the book value for the DB method never goes to zero। डिक्लाइनिंग बैलेंस में कभी भी सैल्वेज वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होती। बुक वैल्यू कभी भी कम होते होते जो है सैल्वेज वैल्यू में भी डिफाइन गिवन हो सकती है जीरो, मगर बुक वैल्यू कभी भी जीरो पे नहीं कोइंसाइड करेगी। क्यों? क्योंकि ये हमेशा हमेशा परसेंटेज होती है प्रीवियस बुक वैल्यू की, बिकॉज द बुक वैल्यू इज ऑलवेज डिक्रीज बाय अ फिक्स्ड परसेंटेज। तो परसेंटेज कभी भी जाहिर है जीरो को अप्रोच नहीं कर सकती। The implied salvage value after n years is the book value n amount that is implied as is equal to BVN D1 minus D raised to the power whole n। ठीक है, एक दफा इन फार्मूले सबको देख लो एक नजर, ताकि ये अभी याद तो नहीं हो सकते, but we will be using these formula in the numerical। ये थोड़ा बेटा इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें पेज नंबर नहीं पता? 420, 419 and 420। ठीक है, ये इम्प्लाइड एस जिसपे लिखा हुआ है इम्प्लाइड एस मैंने हाईलाइट भी कर दिया, इक्वेशन 16.11। ठीक है, ये समझ में आ गए फार्मूले भाई? ये जैसे गिवन है इनको एज इट इज इनकी वैल्यू जो नोटेशंस हैं दे आर द सेम एज स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल BVT क्या है? बुक वैल्यू एट सम टाइम t। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर जो भी हम रखेंगे t की वैल्यू। DT क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज, एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज है। कैपिटल B क्या है? इनिशियल कॉस्ट है। ठीक है, या अनएडजस्टेड उसकी वैल्यू है। स्मॉल d क्या चीज है? डेप्रिसिएशन रेट है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फर्क है, एक चीज और आई है, इम्प्लाइड एस, इम्प्लाइड सैल्वेज वैल्यू। इम्प्लाइड सैल्वेज वैल्यू जो एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू है वो उससे different हो सकती है। If a salvage value is estimated for the asset, this estimated S value is not used in the declining balance or double declining balance method to calculate annual depreciation. However, if the implied S is less than estimated S, it is necessary to stop charging further depreciation when the book value is at or below the estimated salvage value। अगर book value
एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू के बराबर आ जाए या उससे नीचे चली जाए तो फिर हम मजीद डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर देते हैं। In most cases, the estimated S is in the range of 0 to the implied S value. 0 से लेके implied S value के दरमियान estimated salvage value होती है। ठीक है, ये इसके important points थे। Then we have some spreadsheet functions और finally this is 16.2. 16.3 हमें नहीं करनी है, ओनली 16.2 प्लीज गो थ्रू इट। इससे एक दफा गो थ्रू हो जाओ, देन आई विल एक्सप्लेन इट। मीन टाइम मैं तुम लोगों की अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ। हाँ भाई, कुछ समझ में आया? क्या करना है इसमें? अंडर वाटर इलेक्ट्रो एक्ostic ऐसी चीज जो कि आवाज पे चल रही हो। Electroacoustic transducers were purchased for used in sonar applications. Sonar application is like a radar application, but it involves sound waves. Underwater, especially sonar जितनी भी हैं वो ज्यादातर underwater के लिए इस्तेमाल होते हैं because radar is not very effective. The equipment will be DDB, double declining balance, depreciated over an expected life of 12 years. There is a first cost of 25,000 and an estimated salvage value of 2,500. ठीक है, 25,000 से लेके 2,500 तक इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी over a period of 12 years. Calculate the depreciation and book value for year 1 and 4. एक और चौथे साल के लिए depreciation और book value हमें मालूम करनी है। Right, spreadsheet function हमें नहीं करना है। Calculate the implied salvage value after 12 year. Implied salvage value भी मालूम करनी है
12 साल के बाद, ठीक है। एस्टिमेटेड सैलरी वैल्यू गिवन है, इम्प्लाइड सैलरी वैल्यू हमें मालूम करनी है। सिर्फ ये डिक्लाइनिंग बैलेंस के केस में ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, इम्प्लाइड एंड एस्टिमेटेड। तो कैसे करेंगे इसको हम? सबसे पहले तो हमें डेप्रिसिएशन रेट मालूम करना पड़ेगा, ठीक। डेप्रिसिएशन डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं तो जो स्ट्रेट लाइन रेट है, स्ट्रेट लाइन रेट होता है 1/n, उसका डबल कर लें हम, ठीक है। तो डबल करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 2/n। तो n बराबर है 12 के, तो 2/12 वैल्यू क्या है 0.1667 पर ईयर, ठीक है। अब पहले साल के लिए भी मालूम करना है और चौथे साल के लिए भी, दोनों चीजें मालूम करनी होंगी, डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज क्या होगा? dt। dt बराबर है db 1 माइनस d रेज टू द पावर t माइनस 1। डी हमने स्मॉल डी हमने कैलकुलेट कर लिया 0.1667। बी इज 25,000, 1 माइनस डी रेज टू द पावर t माइनस 1। टी जब हम पहले साल के लिए मालूम कर रहे हैं तो टी की वैल्यू हम 1 रखेंगे, ठीक है। 1 माइनस 1 0 हो गया, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो एनीथिंग विच इज रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई होके सब चीज वो उसकी वैल्यू वही रह जाएगी। तो 0.1667 मल्टीप्लाई बाय 25,000, आंसर इज 4167। अच्छा, देन वी हैव बुक वैल्यू फॉर ईयर 1। बुक वैल्यू का फार्मूला क्या है? BVT is equal to B 1 minus DT। B 1 minus D raised to the power T, क्योंकि पहले साल के लिए मालूम कर रहे हैं तो T की वैल्यू 1 रखेंगे। तो अब क्या आई बुक वैल्यू? 20,833। तो बेसिकली अगर इन दोनों में हम रिलेशन देखें, बुक वैल्यू और डेप्रिसिएशन चार्जेस, तो इनिशियल कॉस्ट कितनी थी? 25,000, और उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज को माइनस कर दें 4167, तो क्या ये वैल्यू आ रही है? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, प्लीज कैलकुलेट इट। तो क्या 20,833 आ रही है? इनिशियल में से अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज यस सर 25,000 में से हम माइनस करें 4167, यस सर पहले साल, एक ही साल की बात करें, 20,833 20,833, वेरी गुड। तो इससे ये बात हमारी समझ में आई कि पहले साल में अगर हमने ये वैल्यू माइनस की तो ये जो फार्मूले से हमने कैलकुलेट किया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, अब इसी तरह D4 और BV4 कैलकुलेट कर लो, सेम फार्मूला।
ठीक है, ईयर 4 के लिए कैलकुलेट किया सबने? ठीक है, सेम फार्मूला है। अब हम उसके अंदर सिर्फ जहां पे हमें टी की वैल्यू, क्योंकि ये चौथे साल के लिए करना है, तो t-1 की जगह हम क्या कर देंगे 4-1, और bv4 में हम क्या कर देंगे कि रेज टू द पावर 4। अच्छा, अब अगर हम इसको इस तरह कैलकुलेट करें, चौथे साल का डेप्रिसिएशन जो है वो चेंज हो गया है, क्योंकि इनिशियल अमाउंट के ऊपर है ना, चौथे साल का डेप्रिसिएशन हो गया 2411। तो अगर हम इनिशियल कॉस्ट में से इसको माइनस करें 4 से मल्टीप्लाई करके, 25,000 माइनस 4 इंटू 2411, तो क्या हमें ये आंसर मिलेगा 12054? मेरे ख्याल से ये नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं मिलेगा। अच्छा, ये इसलिए नहीं मिलेगा, हाँ ये इसलिए नहीं मिलेगा, ये क्यों नहीं मिल रहा जबकि स्ट्रेट लाइन में इस तरह से मिल जाता था हमें? ये हमें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस है, नंबर 1। नंबर 2, जो डेप्रिसिएशन रेट है वो हर साल की बुक वैल्यू के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, हर साल क्योंकि बुक वैल्यू हमारी कम होती चली जा रही है, तो जो परसेंटेज है वो अकॉर्डिंगली उस बुक वैल्यू पर अप्लाई हो रही है, और हर साल उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, पहले साल के लिए इट इज ओके, ठीक, मगर दूसरे साल के लिए ये वैल्यू, अगर इन दोनों को आपस में हम कंपेयर करें D1 और D4 को, तो D1 जो है वो 4167 है पहले साल, राइट? पहले साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है 4000, और चौथे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है 2400। ठीक, तो दोनों में काफी फर्क है 4 साल में, जबकि स्ट्रेट लाइन के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज हमारा हर साल फिक्स रहता है। ठीक, तो ये बात यहां से हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, ये लास्ट इसका पार्ट बी कर लो, इम्प्लाइड सैल्वेज वैल्यू। इम्प्लाइड सैल्वेज वैल्यू का मैंने फार्मूला ऊपर बता दिया था, क्या है फार्मूला देख लेते हैं दोबारा एक दफा, इसी पेज के ऊपर है ऊपर। इम्प्लाइड सैल्वेज वैल्यू S B1 माइनस D रेज टू द पावर N, B1 माइनस D, B जो है वो इनिशियल कॉस्ट है 25,000, 1 माइनस D जो कि डेप्रिसिएशन चार्ज है D, और N 12 ईयर्स। तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 2803, ये सैल्वेज वैल्यू है। जबकि एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू हमारी कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू? $2,500। 2500, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रही है 2800, तो स्टिल देयर इज अ डिफरेंस। तो इम्प्लाइड वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन एस्टिमेटेड वैल्यू है, जिसकी अभी हमने बात की थी। अगर ये नीचे चली जाएगी उससे, तो हम डेप्रिसिएशन अपना बंद कर देंगे। सिंस द एस्टिमेटेड S is equal to 2500 is less than 2800, the asset is not fully depreciated when its 12 years expected life is reached। ठीक है, अभी तक हमारा एसेट जो है वो फुल्ली डेप्रिशिएटेड नहीं हुआ है, अभी हम फर्दर डेप्रिसिएशन में जा सकते हैं। ठीक, अगर हम, अच्छा इसमें छोटा सा टास्क ऐड कर लो, डी की वैल्यू जो है वो 12 पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम, और BV12, D12 एंड BV12 कर सकते हैं। फॉर ईयर 12 D12 एंड BV12। मैं इसलिए ये ज्यादा करा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा ये सवाल, क्योंकि इसमें फार्मूले हैं। ठीक है, एक दफा गो थ्रू हो जाओगे तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ये दोनों सवाल बहुत आसान है एज कंपेयर टू मार्कस मेथड, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
ठीक, तो ये जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि D12 डिप्रिसिएशन चार्ज क्या बन रहा है और बुक वैल्यू जो है वो 12 के लिए क्या आ रही है, इम्प्लाइड सैल्वेज वैल्यू आ रही है या एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू आ रही है? 560। हेलो, 560 तो कितनी कम वैल्यू होगा इसकी डेप्रिसिएशन की? 5,560 560। और BV12 क्या आ रहा है? ये सैल्वेज वैल्यू के आसपास आना चाहिए BV12। यही सब वैल्यूज रखेंगे, सिर्फ जहां पे ऊपर 4 लिखा हुआ है यहाँ पे हम 12 रख देंगे। 2802। ठीक है, तो ये 2802 या 2803 इट इज द सेम। तो इसका मतलब है कि BV12 की वैल्यू जो है वो इम्प्लाइड सैल्वेज वैल्यू आ रही है इंस्टेड ऑफ एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। ये हमने यहाँ पे एग्जैक्टली ये कैलकुलेट भी किया हुआ है। जो इम्प्लाइड सैल्वेज वैल्यू है उसका फार्मूला और BV12 का फार्मूला एक ही बनेगा। मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया समझाने के लिए। ठीक है, 2803 या 2802। तो जो इम्प्लाइड सैल्वेज वैल्यू है दिस इज द बुक वैल्यू फॉर द लास्ट ईयर। ओके, एंड द एसेट कैन बी फर्दर डेप्रिशिएटेड। अगर हम चाहें तो इसको मजीद यूजफुल लाइफ के एंड के बाद मजीद भी कुछ अरसे इस्तेमाल कर सकते हैं, 1-2 साल। तो वो जाहिर है अगर हम नंबर ऑफ ईयर्स हम बढ़ाते चले जाएं, n इज इक्वल टू 13 कर दें, n इज इक्वल टू 14 कर दें, तो ये इम्प्लाइड एस वैल्यू जो है कोइंसाइड कर जाएगी एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू से। मगर एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू से नीचे नहीं जा सकते हम। ठीक है, क्लियर? इसको हम यहीं तक रखते हैं। नियरली टाइम इज फिनिश्ड। क्विकली अगर किसी के जहन में कोई सवालात हैं तो प्लीज आस्क मी। इन प्रोफेशनल लाइफ इन दिस इंडस्ट्री, अगर कोई इंडस्ट्रियल रोल है तुम्हारे पास तो ऑब्वियसली जितनी भी मशीनरी होगी हर एक की एक यूजफुल लाइफ होगी और एक सैल्वेज वैल्यू होगी, और वो सैल्वेज वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड थ्रू द डेप्रिसिएशन, टैक्स के लिए भी और वैसे भी, फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस एंड फॉर टैक्स पर्पस, दोनों के लिए हमारे पास एक सैल्वेज वैल्यू होती है। राइट, क्विकली एक दो बातें मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट ट्यूसडे को तुम लोगों की क्लास जो है वो 2:30 बजे नहीं होगी, बल्कि इट इज मूव टू इन द इवनिंग एट 7 o'clock, 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक होगी, क्योंकि ड्यूरिंग द डे you will be conducting labs. And there will also an extra class on 30th. हाँ सर कितने बजे होगी? 7 बजे 7 बजे 7 बजे 7 o'clock। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में तुम लोग लैब्स कर रहे होगे, तो ऑब्वियसली मैंने इसको 7 बजे स्केड्यूल किया। अब और अगर कोई टीचर होगा तो प्लीज इन्फॉर्म हिम के 7 बजे हम लोगों की एक्स्ट्रा मतलब हमारी क्लास जो है वो मूव हो गई है। 7 से सर 9, 7 से 8:30 बेटा, 1.5 घंटे